ये माउंटबेटन प्लान है, यानी माउंटबेटन योजना, जिसे आप मनबाटन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मनबाटन भी कहते हैं और माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। एक बात होता है कि माउंटबेटन प्लान अगर देखा जाए तो क्या ऐसे ही आ गया था या माउंटबेटन आते ही कोई प्लान जारी कर दिया था? मतलब माउंटबेटन प्लान के बनने के पहले की भी कहानी है। यानी जब लॉर्ड बेबल की योजना क्या हुई, फेल कर गई, यानी बेबल योजना जब फ्लॉप कर गई तो उस समय एक बात था, अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी दबाव था। किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर, कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो माउंटबेटन को भेजा गया था कुछ बेबल योजना फेल होने की वजह से कि जाइए और भारत की जो स्थिति है, जो गतिरोध, उसे दूर कर दीजिए। माउंटबेटन कहता है कि मुझे आप ये ना समझिएगा कि मैं भारत का टुकड़े टुकड़े करने आया हूँ। जब आ रहा था हिंदुस्तान तो लंदन से निकलने से पहले कहा मैं आ रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू ये ना समझिएगा, क्योंकि जेएल नेहरू और माउंटबेटन की जो वाइफ थी, बड़ा अच्छा गहरा संबंध था दोनों लोगों में। मतलब पहले से माउंटबेटन के आने से पहले आराना जवाहरलाल नेहरू और उनकी माउंटबेटन की पत्नी से था। मतलब गुलाब के फूल लेन देन रहा है। उसमें इनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि माउंटबेटन प्लान और माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल कहानी, ये सारी बातें होने वाली हैं। तो ये माउंटबेटन वहाँ जब आ रहा था लंदन, तभी कहा दिया था, किसी जेएल नेहरू से कहा दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा कि मैं भारत को बांटने आ रहा हूँ। ना, मैं भारत को बांटने नहीं आ रहा हूँ। मैं क्यों आ रहा हूँ भारत? मैं आ रहा हूँ भारत को एक नई दिशा देने के लिए। यानी कहने का मतलब था माउंटबेटन का कि मुझे आप नेगेटिव में मत लीजिएगा, मुझे आप पॉजिटिव में, यानी सकारात्मक रूप में लीजिएगा। ये किसने कहा था? माउंटबेटन ने जेएल नेहरू को आने से पहले बता दिया था। अभी तो बातचीत बहुत लोग करने वाला है, लेकिन माउंटबेटन आएगा कैसे, ये पूर्व स्थिति, क्यों माउंटबेटन को भेजा गया, ये भी एक रीजन, और कौन सा ऐसा कारण है कि बेबल के बाद से भेजा गया, लेकिन उसके पहले क्यों नहीं ऐसा प्लान प्रेजेंट किया गया जैसा कि माउंटबेटन प्रस्तुत करने आ रहा है। यानी भारतीय समस्या को दूर करने के लिए पहले क्यों नहीं किसी वायसराय को भेजा गया, ऐसा क्या कारण था? तो उसके पीछे कारण जानने के लिए जानना पड़ेगा एटली घोषणा। यानी एटली कौन है? क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। कब बनेंगे? 1945 बनेंगे। तो यहाँ कहानी इसी पर है क्या, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे बहुत सारे। यहाँ लिखा गया क्या? एटली घोषणा, माउंटबेटन भारत आएगा, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, जवाहरलाल पहले किससे मिलेगा? जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करेगा, अब बुला करके अपने भवन में। उसके बाद गांधी को बुलाएगा, अकेले अकेले बुलाएगा, एक साथ नहीं, सबके मन ले चाहत है, सबके विचार जाने बदे क्या करता है वो, कहता है एक एक आएंगे। यानी पहले बुलाया नेहरू को, चूंकि नेहरू बने बता दिया, नेहरू का क्लोज मामला रहा। माउंटबेटन की पत्नी नेहरू के चाहे भाभी समझिएगा, और चाहे जो रिलेशन को एक और होता, क्या कहते हैं, मतलब भाई की पत्नी, जो भी बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि नेहरू जी बड़े हैं या माउंटबेटन बड़े हैं, जो जैसे भी रिश्ता बनता है, हाँ, जो भी कह सकते हैं आप। तो हाँ, जेठ, जो भी संबंध बनता हो, तो पहले इनको बुला ले कि आओ। और एक कारण और इसके पीछे था, पहले जान पहचान तो थी, वो तो था ही कि नेहरू को बुलाया गया, इनको पहले बता दिया मैं ही आ रहा हूँ। लेकिन एक बात ये भी कि माउंटबेटन जो था, उसकी ये भी था मामला यहाँ कि नेहरू कांग्रेस के मुख्य थे ना, मुख्य नेतृत्व करता यही थे। कौन था? नेहरू थे, तो बुलाना आवश्यक था। फिर अकेले बुला के बतिया लिया, बात कर लिया। फिर बुलाया किसे? गांधी जी को। गांधी जी के बाद किसे बुलाने वाला है? पटेल जी को। और पटेल जी से बुलाया तो पटेल जी, भाई देखिए, गुस्से वाले व्यक्ति हैं। बार बार जब कह रहे कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं मान रहे हो, तो कहे कि अब बिना विभाजन की फुर्सत न दे वाला ही, अब मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को बांट दो। किसने कहा दिया? पटेल जी। भाई जो लाठी चलाने वाला आदमी होता है, वो जो लाठी गाड़ दिया तो गाड़ दिया, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, रख दिया तो रख दिया, डन। अब वो नहीं बदलेगा, क्योंकि कुछ लोग जिद्दी होते हैं, और पटेल ऐसे ही उससे आ रहे थे जो जहां जिद्दपना भरा था पूरी तरह। ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरी लाठी मेरी भैंस, नियंत्रण कौन करेगा? मैं करूंगा। ये किसका मामला है? इन्होंने कहा ठीक है, अब बांटना है। तो जिन्ना से मिलेंगे अंतिम में, जब जो पटेल कहेंगे ना, तो चूंकि इन लोगों से मिल लेंगे, लोग अपनी बात कर लेंगे, तो पटेल जी के पास आएंगे, तो सबसे कड़वी बात जो करने वाला पटेल जी है।
अब इसके बाद अंतिम मिलेगा जिन्ना से, और जिन्ना को बुलाएगा तो कहेगा निहायत बेरहम आदमी है, बेरहम बेशरम, ऐसा कहेगा माउंटबेटन इनको लास्ट में। कहेगा निहायत इतना बेरहम और बेशरम व्यक्ति है ये, कि मतलब एकदम जिद सवार है कि बांट दो, दो टुकड़ा कर दो। ये मेरी बात मतलब माउंटबेटन बहुत कोशिश किया था इसे मनाने का ना, जिन्ना माना ही नहीं था। तो कहा कि हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, तुम अपनी जिद कर रहे हो, तुम्हें एक चीज कराओ, कुछ चाहिए ही नहीं। ये छोटे गिरधारी ने कहा था कि हमका लॉलीपॉप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए। 5,000 तो वहाँ टोपी रखा हो, कपड़ा रखा हो, नहीं बच्चे जाएंगे। अगर वो देख लिए लॉलीपॉप तो हम यही लेंगे, 5 रुपए की चीज के पीछे दीवाने रहेंगे कि 5,000 को महत्व नहीं देंगे। तो ऐसे जिद्दिया गया था पूरी तरह ये। तब माउंटबेटन ने कहा कि ऐसा बच्चा मन नहीं मानोगे, अब हम प्लान कर रहे हैं, तब प्लान आएगा। समझे आप? माउंटबेटन प्लान तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिए आया तुम लिख के दे दिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बुलाया अपने भवन में, एक बार 2 मीटिंग किया। जब चाहे यहाँ जब बात किया था दिल्ली में, उसके बाद जब चला गया कहाँ, शिमला। अंतिम में इनसे मिलने के बाद इनसे मिल लेगा तो शिमला चला जाएगा, बुलाएगा किसको, नेहरू को, आओ दावत उड़ाते हैं साथ में बैठ के, पकवान बना रही तुम्हारी भूल जाए, टेंशन ना लो। बुला लिया शिमला में, कहा वहीं पार्टी होगी। वहाँ अंत में कहा कि सोच समझ लीजिए, नेहरू को अंतिम अवसर भी दिया था किसने, माउंटबेटन ने। और कहा कि जब नेहरू बात करते पटेल को तो बुलाया था उनके साथ, कहा अब बुला लीजिए। मतलब अकेले बुला के पहले बतिया रहा था, पूरी मीटिंग होने के बाद शिमला में पटेल जी को भी बुलवा लिया। पटेल जी भी गए। जिन्ना से कहा कि बाद में अंतिम बुलाओ, तो जिन्ना भी गए, कुरैशी भी गए। 4 लोग बैठा दिया हमें सामने। अभी कहानी आने वाली है, इस हम चर्चा करेंगे। तो ये जो माउंटबेटन प्लान आप देख रहे हैं, ये प्लान कोई ऐसे नहीं आ गया है, इसके पीछे की बहुत बड़ी पटकथा है, अपनी कहानी है। ऐसे नहीं कि बस आ गया है कि वो आ गया, लैंड किया दिल्ली में, हो गया, प्लान पढ़ लो भैया, घोषणा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सम्राट की घोषणा नहीं है ना, ये सम्राट की बातें नहीं, ये तो बातें किसकी हैं, एक वायसराय की बातें हैं, जो बेबल के बाद आ रहा है, क्योंकि बेबल की योजना फेल कर गई है। बेबल की योजना फेल होने से अब माउंटबेटन आ रहा है हिंदुस्तान। इसके पीछे कारण और छिपा हुआ क्या, कि उस समय इटली घोषणा की जब बात हम करते हैं, तो इस घोषणा की बात है कब, 20 फरवरी 1947 की कब बात है ये। इटली की जो घोषणा है ना, ये 20 फरवरी 1947 की कहानी है, क्योंकि इस पर चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में की थोड़ा बहुत, है ना। तो हुआ क्या कि 1945 लंदन के आम चुनाव में सरकार बदल गई। कैसे? 1945 में लंदन में चुनाव हुआ, और वहाँ उस समय सरकार पहले चल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जिसने किसी को कहा दिया था कि अशांति के जनक हैं। पढ़े हैं कुछ? अगर थोड़ा ध्यान दे, वही है ये इसका संबंध भारत से अच्छा नहीं था। यानी भारत के साथ विंस्टन चर्चिल सकारात्मक व्यवहार नहीं करता था। इसी ने कभी कहा दिया था कि अदनंगा फकीर आ रहा है ना, बहुत गंदा गांधी जी को कहा गया। तो ये वही है, क्योंकि ये सकारात्मक भारत के प्रति बिल्कुल नहीं था, ये साम्राज्यवादी मतलब टाइप इसकी सोच थी। तो जब चुनाव हुआ तो इनका अंत हो गया। यानी 1945 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम कौन, विंस्टन चर्चिल, चुनाव हार गए, उनका सरकार का अंत हो गया। अब सरकार लेबर पार्टी, यानी कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी के कौन, उनका नाम है क्लेमेंट एटली, एटली बोलते हैं इनको, क्लेमेंट एटली। ये बने क्या, लेबर मतलब उदार श्रमिक दल, है ना, इनमें उदारता थी भारत को लेकर के। क्लेमेंट एटली की सोच अच्छी थी, यानी लेबर दल के थे। लेबर दल मतलब क्या होता है, लेबर पार्टी मतलब श्रमिक, हाँ श्रमिक दल है ये लंदन का। तो ये उदारवादी थे भारत को लेकर के, यानी भारत की स्थिति को जो यहाँ समस्याएं चल रही थी उनको दुख होता था। इन्होंने इसीलिए क्या किया, बेबल के स्थान पर अब भेजा, किसे भेज दिया, माउंटबेटन को। यानी कि इन्होंने घोषणा कर दिया, क्या घोषणा कर दिया, लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब सरकार बन गया उनका लंदन में, तो उन्होंने कहा कि जब लंदन में सरकार बन गई किसकी, मेरी, तो जो भारत हमारा उपनिवेश है, भारत की यथास्थिति की जांच करिए, और जांच करने के बाद जो सर्वमान्य निष्कर्ष हो, सर्वमान्य निष्कर्ष क्या, मतलब जो वहाँ आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, क्योंकि कृषि से लोग लड़ रहे थे, कैबिनेट से, साइमन से, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां थी एक साथ खड़ी नहीं होती थी, सब अलग अलग भाग रही थी। तो उसने, क्लेमेंट एटली ने कहा था माउंटबेटन से कि आप वहाँ जाएंगे
तो जो यथा स्थिति है भारत की, अगर जो उसमें सर्वमान्य निर्णय होगा, जो सभी लोग मानेंगे, ऐसा निर्णय करिएगा, किसी का उसमें क्षति ना हो। इसके लिए उसने क्या किया, 22 मार्च 1947 को लॉर्ड बेबल के स्थान पर माउंटबेटन को क्या भेज दिया, भारत का वायसराय बना करके। किसे, बेटन को, माउंटबेटन को 22 मार्च 1947 को भेज दिया, क्या वायसराय बना, कहा जाओ। अब आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये भी जानिएगा कंजर्वेटिव वाला जो था वो नहीं आज़ाद करना चाहता भारत की, लेकिन इसकी सोच अच्छी थी, ये लेबर पार्टी का था, यानी उदारवादी दल था इनका, उदारता थी, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता था। इसलिए माउंटबेटन को भेजा, कहा जाओ ऐसा कि भारत की व्यवस्था को देखते हुए जो दुर्व्यवस्था है, वहाँ के लोग जो आपस में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनसे सबसे बात करके ही आप जो है क्या करेंगे, निर्णय करेंगे। इसीलिए कौन, माउंटबेटन जब आएगा तो जेल नेहरू से बात करेगा, गांधी से मुलाकात करेगा, पटेल जी से, जिन्ना से, जो हमारे यहाँ सबसे लोकप्रिय सर्वमान्य नेता थे, उन्हीं को बुला करके बात करेगा। कौन, माउंटबेटन। अब बात समझिए, यहाँ तक ये कहानी आपको समझना ही चाहिए, जो कि ये आधुनिक भारत और भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास दोनों जगह पे बराबर की महत्ता रखता है। ये अगर समझ लिए तो ये समझिए कि आपको आज़ादी की कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर इसे नहीं समझोगे तो आज़ादी की कहानी नहीं समझ में आएगा। हमारे यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी कहानी इसी में है छिपी हुई। तो भाई देखिए, जब कहा कि जाओ वायसराय नियुक्त कर दिया, अब इनसे कहा कि चले जाओ भाई हिंदुस्तान। 22 मार्च 1947 को दल बल माउंटबेटन अकेले थोड़ा आ रहा है, यानी 22 मार्च दोपहर का समय था, 22 मार्च दोपहर। कहानी में जब तक पूरा मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। कब निकला घर से अपने, दोपहर में, यानी 22 मार्च 1947 को नियुक्त कर दिया गया भारत का वायसराय माउंटबेटन, और 22 मार्च 1947 दोपहर में 2 जहाज मंगवाया और अपन दल बल इकट्ठा की हिस्स। उसके बाद यात्रा कहाँ कर दिया, भारत की, और उसी दिन उतर गया कहाँ, हिंदुस्तान। कौन सा हवाई अड्डा, 2 जहाज से आया था, ध्यान रखिएगा, मतलब दल बल यानी अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट कर्मचारियों के साथ लेके आया था, कि हम जो करेंगे, जो सर्वे करेंगे, ये नहीं कि अब वहाँ जो है उनके भरोसे करेंगे, वो अपना लेके आया था। तो यानी कि 22 मार्च 1947 को दोपहर में कहाँ, एक हवाई अड्डा हमारे यहाँ है पालम। कहाँ है पालम हवाई अड्डा, बताइए, पालम हवाई अड्डा कहाँ है, बताओ बेटा, देख लो गूगल पे। पालम कहाँ है, देख लीजिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी। तो पालम हवाई अड्डे पर उतरा, और उतरने के बाद उसने क्या किया, अपने कार्यकर्ताओं को लंदन से भी लेके आया था काम करने, और मैंने कहा ना कि अपने कर्मचारियों को लेके आया था साथ में, और कुछ जो भारतीय थे उनको भी इकट्ठा किया। भारतीयों में जिन भारतीयों इकट्ठा, कहाँ बेटा अच्छा, तो जब आया तो जानते क्या किया, उतरने के बाद इसने जो उसके अपने कार्यकर्ता थे, जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता थे, उसके साथ काम करते थे, वो तो थे ही, इन्होंने कुछ भारतीयों को भी ढूंढा। जैसे होता समस्या भारत की थी, तो कुछ ऐसे भी कर्मचारी हों, काम करने वाले लोग हों, जो भारत के संबंध में अवगत कराएं किसे, माउंटबेटन को। तो यानी कि भारतीय लोगों में भी इसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जैसे कि एक नाम है बीपी मेनन। ये सवाल अभी तो बना नहीं, लेकिन बनेगा भविष्य में, इसे बनना ही है। बीपी मेनन, मतलब ये बातचीत भारत की स्थिति का देखने के पहले उसने पहले इकट्ठा किया कार्यकर्ताओं को। तो जो ब्रिटिश कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उनको तो इकट्ठा ही किया, साथ में लाया भी था, कुछ भारतीयों को इकट्ठा किया। पहले कौन थे, बीपी मेनन। और जानते एक ICS अधिकारी थे, यानी कि जिन्हें आप इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, है ना, भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे कौन, बीपी मेनन। उनको इकट्ठा किया और कहा कि आप मेरी मदद करेंगे।
यानी बीपी मेनन माउंटबेटन प्लान के समय में या लोगों से बातचीत के दौरान एक आईसीएस ऑफिसर जो भारतीय थे उनको अपने साथ रखा किसने? माउंटबेटन ने, क्योंकि जो जिसकी सोच है, जिसकी भावना है, बातचीत करते समय ये कम से कम भांप सके कि आखिरकार अगला क्या सोच रहा है। सिर्फ बात नहीं करना था, ये भी देखना था कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि शब्द कुछ और हों और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ और छिपा हो। इसको जानने के उसने भारतीय आईसीएस अधिकारी यानी बीपी मेनन को अपने साथ लगा लिया। किसने? माउंटबेटन ने। 24 मार्च को उसने क्या किया? शपथ ले लिया, वायसराय, जिसे आप गवर्नर भी कहते हैं। यानी 24 मार्च को कौन? बेटन ने शपथ लिया। अभी समझिए कि ये कोई मूवी चल रही है, समझिएगा, ये मूवी ही है जो कि मैं डे बाय डे का आपको ब्यौरा दे दूंगा इसमें कि यहाँ कैसे कैसे क्या हुआ है। तो 24 मार्च को शपथ लिया बेटन ने, और शपथ लिया तो अब तो पावर में आ चुका ना। जैसे आप ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, वैसे आप जिस पद पर हैं उसके अधिकारी हो जाते हैं। आप चाहे आईएएस बनिए, चाहे किसी स्टेट में पीसीएस बनिए, आपका भी शपथ होता है। ऐसे नहीं है कि आप बस हो गए, कमीशन ने निकाल दिया, पीडीएफ में नाम आ गया, हो गया, ऐसा ना। शपथ होता, आपको भी ओथ देना होता अपना। अब क्या किया? पहले बुलाया किसे? बेबल को। अगर आप किसी नए स्थान पे जाइए और किसी पद पे जा रहे हो तो जो आपके स्थान पहले था, पहले उससे वहाँ के बारे में ऐसा स्थिति जान लो कि परिस्थितियाँ कैसी, कौन नेता कैसा है, कौन क्या है। कोई अधिकारी जब ट्रांसफर होता तो अपने पहले वाले से मिलता कि बता दिए कौन कौन से यहाँ अच्छे विधायक है, कौन कौन से अच्छे हैं या नहीं है, कौन लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, पूरा वर्णन कर देगा आपके साथ, तब अच्छा रहेगा आपको। अब आप सीधे ज्वाइन कर लिए, पता लगा कि क्या कहते हैं वो जो है वहाँ की स्थिति, वहाँ के विधायक, वहाँ सांसद कैसा है, लोग वहाँ कैसे हैं, किन परिस्थितियों में क्या वो जा रहा है ट्रांसफर करवा के अपना, ये सब आप नहीं जान पाओगे। जैसे अयोध्या में एक आए थे एसपी, कभी उनका नाम था आशीष तिवारी, है ना। आशीष तिवारी जब आए थे फैजाबाद में तो वो आने से पहले ही शहर में आ चुके थे, लेकिन जब आ गए लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया था अपने पद पर पोस्ट का यहाँ पे। उसके बाद उसके पहले ही वो टी शर्ट और जीन्स पहन करके शहर को छान दिया था उन्होंने। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला पुलिसिंग सिस्टम में टॉप पर था जब आशीष तिवारी यहाँ के एसपी थे। कहाँ? फैजाबाद में टॉप पर था। बहुत सारी पुलिसिंग सिस्टम में बहुत सारे चेंजिंग उन्होंने किया आशीष तिवारी ने। ये जहाँ दीवारों पे लिखा गया है कॉन्टैक्ट नंबर पुलिस का, कांस्टेबल का, है ना, हर एरिया कांस्टेबल का, चौकी का, जो जहाँ आपको नंबर्स दिए गए हैं ना, इसकी शुरुआत इस उत्तर प्रदेश में करने वाले एक अधिकारी हैं आशीष तिवारी, है ना, उन्होंने किया था उसकी शुरुआत। मतलब कह सकते हैं उनके समय में अगर पुलिस वाले कोई काम करते थे तो उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, उसके अवार्ड देते थे वो बुला करके अपनी ऑफिस में, मतलब प्रोत्साहित करते थे। यानी पुलिसिंग सिस्टम अयोध्या की लाजवाब रही है, उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है। तो ऐसे होता है कि जैसे आप कोई दूसरा आ रहा हो, उनका ट्रांसफर हो गया तो दूसरा कोई आ रहा है, उनसे कोई बात कर लेता कि हाँ सर अयोध्या क्या स्थिति है, तो वो तो बताएंगे ना। यानी तो ऐसे था जब माउंटबेटन आया किसके पास? भारत आया तो उसे कहा कि चलिए बीपी मेनन तो मिल गए, एक भारतीय को बगल में बैठा लिया सीट पे, इनसे जानकारी ले रहा था, फिर किससे मिल लिया? बुला लिया बेबल को। बेबल से बात किया, लॉर्ड बेबल से बात किया, भारत की वो जो करंट कंडीशन थी जानने के लिए। पूरी बात जब सुन लिया तो सुनने वाले दो लोग थे, एक बीपी मेनन, एक कौन? माउंटबेटन। अब बीपी मेनन भारतीय आईसीएस अधिकारी थे तो ये भी पता ये भी हो सकता था कि इसने साथ में बैठा लिया कि मान लेते हैं कि बेबल कुछ बातें अगर ना भी बताए तो ये बता देंगे कौन? बीपी मेनन कि हाँ नहीं ये बातें छिपा दी गई आपसे और ये घटना है, ऐसी सी बातें। मतलब जो कह सकते हैं कि सारी बातें सुना कौन? माउंटबेटन ने, और पूरी परिस्थितियों का क्या किया? सूक्ष्म अवलोकन कर लिया। किसने? माउंटबेटन ने। यानी दोनों लोग मिल करके। अच्छा ये एक बात ये भी था, आप जानते हैं कि एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ना 16 दिसंबर का, आपको पता ही, बताना नहीं है। इस देश में उसके पहले भी कुछ दंगे इधर उधर हो रहे थे, तो जो सांप्रदायिक दंगे वगैरह हुआ करते थे ना, कहीं छिटपुट चीजें थी, तो उनके बारे में भी उसने बहुत अच्छे मूल्यांकन किया और कहा कि
अच्छा, ये दबाव था किसका? क्लीमेंट एटली का। क्लीमेंट एटली का ये दबाव था माउंटबेटन पर कि जल्द से जल्द भारत के संबंध में निर्णय होना आवश्यक है, क्योंकि भारत को 30 जून 1948 के पहले आज़ाद कर देना है। ये भी एक दबाव था। तो ये कहा कि चलो जल्द से जल्द निर्णय करते हैं, और सारी परिस्थितियों की सोच समझ लिया। तो कहा वैसा है, पहले बुलाते हैं अपने मित्र को। किसे पहले बुलाएंगे? अपने मित्र को। ये बात आप समझिए, मित्र कौन है? जेएल नेहरू। वायसराय भवन में आने की बात तो आप समझ ही गए हैं। अब आपको मुलाकात करवाते हैं किससे? नेहरू और माउंटबेटन। कल्पना करिए कि एक चेयर है बड़ी सी, उसके सामने 4 और लगी हुई है, एक टेबल लगा है, राउंड टेबल, और बैठ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना, और माउंटबेटन आसीन है सिंहासन पर। चूँकि वायसराय सुप्रीम होता था, और 1858 के बाद ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय सत्ता होती थी, लेकिन जो यहाँ वायसराय बन के आता था उसको के नहीं कहा जाएगा सर्वोच्च था, लेकिन वो जो कहता था ब्रिटिश सम्राट सुनता तो वही करता था। अधिकार कम थे, लेकिन उतने भी कम नहीं थे जितना आप सोच सकते हैं। बहुत अधिकार के उसमें बहुत सारे थे कि पावर डेलीगेट कर दिया गया था। यानी पावर डेलीगेट किसने कर दिया था? ब्रिटिश सम्राट ने। पावर डेलीगेट करके ही वायसराय को भारत भेजता था। तो वायसराय भवन में नेहरू जी को बुलाया गया। किसे? जेएल नेहरू को। जो पहली मुलाकात मैंने कहा था कि दोस्त हैं ये माउंटबेटन के। बहुत सारे आरोप ऐसे भी लगते हैं इतिहास में कि माउंटबेटन अपनी पत्नी को छोड़ के जाना चाहते थे हिंदुस्तान। वो कहा हम जाइए ना कर, हम तो यहीं रह जाएंगे, हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा लगा था हमका। ऐसी भी स्थिति बन गई, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं की जा सकती है। बहुत सारी पुस्तकों में बातें लिखी गई कि माउंटबेटन की वाइफ हम नहीं जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। उसके पीछे क्या कारण था वही जाने, वो तीनों जाने, कुछ रहा होगा रीज़न कि हम जाएंगे नहीं, है ना। तो भारत में ऐसा है कि श्री कृष्ण है, मथुरा में तो बहुत सा अफ्रीका से और नाइजीरिया के लोग आकर के क्या कहते हैं, मथुरा में श्री कृष्ण से प्रेम कर लेते हैं, जाते ही नहीं हैं। रसियन हो, अफ्रीकन हो, फ्रेंच हो, है ना, जर्मन हो, आप किसको किसको कहेंगे? हम आप तो उतने नहीं, लेकिन वो तो अधिकतम हो गए हैं। पूरा मथुरा उन्हीं का है। श्री कृष्ण तो पैदा हुए मथुरा में और सनातन धर्म के भगवान हैं वो, लेकिन उसे यूरोप जगत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग उनको पूज रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल भगवान है वो मेरे अनुसार। क्या हुआ? हाँ हाँ, इस्कॉन टेम्पल है, वो इस्कॉन के थ्रू विदेशी सब कनेक्ट होते हैं। और श्री कृष्ण का मंदिर से विदेशों में है, दुनिया के बहुत सारे देशों में श्री कृष्ण का मंदिर है, इस्कॉन ने बना रखा है। और दिव्य दिव्य भव्य भव्य मूर्तियां हैं श्री कृष्ण की। अब कुछ रहा हो सकता है उनके मन में ही आ गया हो, और क्या पता कोई पसंद आ गया हो। तो मुलाकात कहे भाई बुलाओ मित्र को हमारे भाई, उसी के साथ वायसराय भवन में मीटिंग होती है। जेएल नेहरू को कहाँ बुलाया गया? वायसराय भवन में। और वायसराय भवन में नेहरू जी को बुला करके बैठक शुरू हुई, बातचीत। हाँ, वो किचन कैबिनेट में बैठक नहीं है ये। और ये कह दिया था क्या माउंटबेटन, नेहरू अकेले आना, किसी को साथ मत लाना, क्योंकि नेहरू जी बिना पटेल जी कहीं चलते नहीं थे। ये दोनों लोग अंतिम समय आते आते बड़ा याराना हो गया था दोनों लोगों में। सरदार पटेल नेहरू, एक व्यक्ति क्या है दिमाग लगाता है, और एक व्यक्ति शरीर की ताकत इस्तेमाल करता है। नहीं समझे आप? एक व्यक्ति निर्णय बहुत सोच समझ के लेता, घबराता है, और एक व्यक्ति निर्णय त्वरित करता है। पटेल जी एक ऐसे नेता हिंदुस्तान के हैं जो कि वो निर्णय त्वरित लेते थे और हिंदुस्तान की शक्ल बदल दिए। मतलब भारत के बिस्मार्क हैं, जो जर्मन में था वो वैसे भारत बिस्मार्क को, जिसने भारत का एकीकरण कर दिया। जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, वैसे टूटते हुए भारत का एकीकरण किसने कर दिया? सरदार पटेल ने। 2018 पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस के मेंस में जीएस उनका पहला सवाल है, बता रहा हूँ मैं आपको, पटेल जी पर आया था। आता रहता हमेशा एक सवाल पीसीएस में होता रहता है इनका, पीसीएस मेंस में, और प्रीलिम भी पूछता है, ऐसी कोई बात नहीं पटेल जी पर। तो नेहरू जी को जानता था माउंटबेटन अकेले नहीं आएंगे, कहा अकेले चले आना, किसी को साथ मत लाना। नहीं, पटेल जी को लेके जाते तो पटेल जी रिजल्ट निकाल देते तुरंत। नेहरू तो सोचते थे ना कि उसके क्या कहते हैं निजाम के बारे में कौन सोच रहा था? नेहरू सोचते सोचते हफ्ता गुजार दिए थे,
चला के विदेश दौरा के इधर निपटा दिए पटेल जी, क्या अब तो है नहीं वो, अब निपटा देंगे हम। तो समझ रहे हैं आप, जैसे हम उनका निर्णय अलग टाइप का, तो उनको कहा मत लाना, अकेले चले आइएगा। तो नेहरू जी अकेले गए मिलने, बातचीत शुरू हुई। तो उसने कहा कि मैंने जो आपसे कहा था कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने आया हूँ या ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने आया हूँ। ना मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने आया हूँ और ना ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने आया, दोनों में नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं भारत को एक दिशा देने आया हूँ। ये लाइन माउंटबेटन की है, मिलते ही पहले कह दिया था और मिलते ही पहले अपनी बात शुरू किया। कहा नेहरू बात को समझिएगा, हम ब्रिटिश साम्राज्य का अंत नहीं कर रहे हैं, हम भारत को नई दिशा देने के लिए हमें भेजा गया है। तो कहा कि ठीक भाई। तो लंबी वार्ता हुई, चलता रहा। माउंटबेटन ने कहा कि बहुत जल्दी मुझे निर्णय करना है और बहुत जल्दी मुझे मतलब परिणाम तक पहुंचना है, क्योंकि भारत में रक्तपात हो रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। तो कहा रक्तपात से बचने के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि मैं जल्द निर्णय करूं, क्योंकि मांग किसकी चल रही थी, पाकिस्तान की मांग चल रही थी, उसी सुलझाने तो आया था ये बेटन। तो कहा कि बाबा दंगे हो रहे हैं और अगर मान लेते हैं, बेटन ने कहा किससे, नेहरू जी से, कि यदि आपके देश का विभाजन मैं कर दूं तो पाकिस्तान की जो मांग चल रही है, अगर भारत विभाजन होता है तो यह दुखद घटना है। किसके लिए, आपके लिए। यानी माउंटबेटन ने विभाजन की बात सोची नहीं थी। वो इस बात का प्रयास कर रहा था कि हम भारत को क्या कर दें, एक नई दिशा दें। जैसे और राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहे हैं, वैसे भारत को आज़ाद कर दिया जाए, इसको सरकार दे दिया जाए, लेकिन ऐसा ना किया जाए। अब उसने यही कहा कि किसको, नेहरू से बात समाप्त कर दिया। कहा कि रक्तपात खत्म हो, इसके लिए जल्दी निर्णय करिए, क्या करूं मैं। नेहरू से पूछा आप बताइए मुझे क्या करना है। और दूसरा ये बात समझे रहिएगा आप, रक्तपात हो रहा है, इसे निर्णय जल्दी करना है, ये समस्या मेरे सामने है। और दूसरी बात है कि अगर आपके देश का विभाजन में करूं तो ये दुखद घटना है आपके लिए। दोनों बात के फंसा दिया कौन, बेटन ने। नेहरू जी निर्णय नहीं कर पाए, निकल चले आए। नेहरू चले आए कहाँ, वायसराय भवन से बाहर। अब माउंटबेटन क्या किया, बुलाया फकीर को, कहा कोई ना कुछ बता पाई तो फकीर जरूर बताएगा, जो नंगा फकीर है, जिसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि नंगा फकीर, अब फकीर बताएगा। यानी इनकी बातें लोग मानते, तो कहा गांधी को बुला लेते हैं। अकेले बुलाया। नेहरू निकल रहे थे, गांधी वायसराय भवन में जा रहे थे। यानी ऐसी कल्पना आप करेंगे, आपके मस्तिष्क पटल पर एक चित्र बनना चाहिए कि एक गेट से निकल रहे हैं नेहरू, तो दूसरे गेट से एंट्री कर रहे हैं कौन, गांधी। अब देखिए होता क्या है, गांधी जी पहुंचे किसके पास, माउंटबेटन के सामने। यही प्रस्ताव रख दिया माउंटबेटन ने। कहा भाई मैं क्या करूं, भारत देश को बंटवारे की बात चल रही। तो गांधी ने कहा हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का बंटवारा संभव नहीं है। गांधी ने माउंटबेटन से कहा कुछ भी करो, लेकिन भारत का बंटवारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके विरोधी थे। फिर गांधी ने कहा अगर मान लो भारत का बंटवारा होता है तो बंटवारा कहाँ होगा, मेरी लाश पर होगा। ये गांधी ने कहा था कि अगर इस भारत का विभाजन होता है तो हम मेरी लाश पर होगा। शुरुआती दौर में महात्मा गांधी भारत के विभाजन के पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं, ये आप समझिएगा, उसके सपोर्टर नहीं हो। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इस बंटवारे का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। गांधी जी ने एक तुलना कर दिया, माउंटबेटन से कहा कि मान लो कि एक बच्चा, एक माँ के पास एक बच्चा हो और उस बच्चे को ये कहा जाए कि दो भागों में बांट दिया जाए दो लोगों के बीच में, तो ये कैसे हो पाएगा। अगर उसे बांटा जाएगा तो उसकी आत्मा मर नहीं जाएगी, वो बच्चा बचेगा तो मर जाएगा ना, वो तो रहेगा नहीं। तो ये कैसे हो सकता है, क्या उसकी आत्मा को हम दो भागों में बांट सकते, जैसे गांधी ने कहा था। गांधी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि एक बच्चे को बांट करके हिंदू बना दूं और एक को बांट करके मुस्लिम बना दूं, आत्मा तो बंट सकती नहीं है। ये गांधी ने कहा था। लोग ये जो अफवाह फैलाते हैं कि शुरुआती दौर में गांधी पाकिस्तान बनाना चाहते थे, नहीं, शुरुआत में नहीं चाहते थे, ये विचार बदलेगा।
अभी बदलेगा जिन्ना के बाद, अभी नहीं बदलने वाला। तो उन्होंने कहा कि माउंटबेटन ने कहा कि देखो अगर ये बात नहीं बन पा रही है तो कुछ मत करो भाई, विभाजन से अच्छा है कि जिन्ना से कह दो कि वो सरकार बना ले। गांधी ने कहा कि जिन्ना से ये कह दीजिए माउंटबेटन जी कि वो सरकार बना ले, मुस्लिम लीग का भाग सरकार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस नहीं बनाएगी। और 30 करोड़ हिंदू हैं हिंदुस्तान में, उनके अधीन हो जाएंगे। उसमें जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, 36 करोड़ टोटल थी। उसमें देश की जनसंख्या 36 करोड़ से, उसमें 30 करोड़ कौन है? हिंदू थे। तो उनका 30 करोड़ हिंदू किसके अधीन हो जाएंगे? मुस्लिम लीग की। कोई समस्या नहीं है। ये बात उन्होंने कहा। तो लेकिन बात ये था कि जिन्ना का मकसद ये था, जिन्ना जो हिस्सा मांगते थे, ये भी कहा क्या कि गांधी ने ये भी कहा दिया कि ऐसा करो कि अगर मान लेते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या, जब फंस गया था मामला, तो गांधी जी ने कहा कि जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है वो हिस्सा जिन्ना को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था इस चीज़ को। लेकिन वो जो वहाँ जो हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे, वो किसके अधीन होंगे? तो माउंटबेटन ने कहा कि विभाजन आपके देश के लिए क्या है, दुखद है। अगर विभाजन होता है तो इतनी समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसका हल हम निकाल नहीं पाएंगे। किसने कहा था? माउंटबेटन बांटना नहीं चाहता था। तो जिन्ना चूंकि वही हिस्सा मांगता था कि ऐसा कुछ फंसा दो कि पूरा हिंदुस्तान मुझे मिल जाए, ये भी समस्या थी। किसके सामने? जो पहले प्रपोजल उसका था उसमें ऐसा कुछ ही था कि सोचता था कि जहाँ मुसलमान अधिक थे उसे नहीं मांगता था, वो उन हिस्सों को मांगता था जहाँ हिंदू अधिक हो। तो यानी कि इसका मतलब था कि पूरा हिंदुस्तान ही कौन मांग रहा था? जिन्ना। तो ये कहा गांधी जी ने कहा, फिर उसके बाद कि मान लो, गांधी जी ने कहा कि मान लो जिन्ना नहीं सहमत होते हैं तो कांग्रेस को दे दो सरकार बनाने के लिए, दोनों में से कोई एक सरकार बना, लेकिन देश बटेगा नहीं। गांधी यही कहा करके चेयर खिसका के उठ गए और कहा मैं जा रहा हूँ मिस्टर वायसराय, फिनिश हमारी आपकी मीटिंग, देश बटने नहीं दूंगा, मेरी लाश से गुजरोगे तब बचेगा, अन्यथा नहीं। गांधी माउंटबेटन के मिलने तक तटस्थ हैं। उन्होंने बात ऐसा नहीं किया, ना उन्होंने विभाजन की बात बिल्कुल नहीं किया, बस आज़ाद होने की बात थी। तो संघर्ष 1942 में किया था, तो क्यों चाहेगा कोई, जब वो जानते हैं कि 1942 की उस लड़ाई में हिंदू मुसलमान सब एक साथ थे, तो कैसे बन गए? तो गांधी ने मना कर दिया। तो ये हुआ कि अब बुलाओ किसी अक्खड़ आदमी को। अब ये दो तो बड़े सज्जन दिमाग वाले थे, अब एक ऐसा बुलाओ जिसके पास शरीर और ब्रेन दोनों, मतलब बॉडी से भी ताकत और दिमाग से निर्णय सही करेगा। तो बेटन ने बुला लिया किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बुलाया। कहा कि इनकी मुलाकात हो, लंबा विचार विमर्श हुआ। बातचीत की जो सारी बातें हैं किसी पुस्तकों में नहीं लिखा गया है। उसने बहुत विचार विमर्श किया और पटेल से पूछा क्या आप खुश हैं? पटेल जी ने कहा कि मैं वर्तमान की इस देश की परिस्थिति सबसे ज़्यादा नाखुश हूँ, मैं इससे बिल्कुल नहीं खुश हूँ, मुझे बहुत दुख है और मैं गुस्सा भी हूँ इन लोगों के ऊपर। किनके ऊपर? दोनों, जिन्ना और कांग्रेस का मैं गुस्सा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि अगर जिन्ना नहीं मान रहे हैं तो अब मैं कह रहा हूँ, जिन्ना चाहे माने चाहे ना माने, तब पर भी इस देश का विभाजन होगा, होके ही रहेगा। मतलब जो माउंटबेटन सुनना चाहते थे सरदार पटेल के मुख से, उन्होंने कहा आप जिन्ना अगर कह देंगे बंटवारा नहीं होगा ना, तब पर भी बंटवारा मैं करवाऊंगा देश का, अब मैं मानूंगा ही नहीं। कौन गुस्सा हो गया? पटेल जी। पूरी बात हुई, इन लोगों की बात कुछ बताया माउंटबेटन ने, जो लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो नहीं सहमत हैं तो अब मैं कह रहा हूँ। गुस्सा आ गए। जैसे एक था, इनके पास गमछा रहता था, वो गमछा एक वाले पर रहता था, एक कंधे पर उठा के पलटा रजनीकांत स्टाइल में, कहा बस अब मैं कह रहा हूँ कि इस देश का विभाजन होकर रहेगा, जिन्ना कितना भी आएंगे हमारे पास और कहेंगे ना विभाजन करवाओ, मैं रुकने नहीं दूंगा। अब भारत का विभाजन होके रहेगा। यानी पटेल जी माउंटबेटन के सामने भारत के विभाजन के पक्ष में चले गए, बाकी दो लोग नहीं थे। अब एक बात और बताएं, ये तो आधी बात करते थे ना नेहरू, और पटेल जी ने पूरी बात कर दी। तो दोनों तो एक जैसे थे ना, दोनों मिल के अच्छा संबंध था दोनों लोगों में, दोनों लोग सहमत होते थे। तो ये बात जब पटेल तक हो गई तो अंत में कहा गया बुलाओ अब किसे? जिन्ना को। जिन्ना को आज साहब भवन में, मतलब पटेल निकल रहे हैं
और जिन्ना इंटर कर रहे हैं। ये दशा है, सोचिए, एक के दिन में इतना लोग का इंटरव्यू चल रहा है वायसराय भवन में और कोई रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। तो यही एक बात है कि अब मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की गर्लफ्रेंड बन गए थे पूरी तरह। ये जाने नहीं, पाकिस्तान एक देश और जिन्ना उसकी गर्लफ्रेंड, ये मानिएगा। और सीधी नहीं, हाँ यही कह सकते हैं कि जिद है, हमको चाहिए तो चाहिए ये चीज़। जैसे गर्लफ्रेंड किसी की जिद कर लेगी, भाई हमको इस रेस्टोरेंट में ले जाना तो ले जाना है, नहीं हमको ये दिलाओ तो दिलाओ। जिद दिया गया तो कुछ कर नहीं पाओगे भाई, जिद हो गई तो कुछ कर पाओगे, और नहीं तो इस बात का डर है कि कहीं और ऑप्शन ढूंढ ली तो क्या करोगे। तो वैसे जिन्ना थे सेम उसी सिचुएशन में, गया मिलने जिद दिया गया किसके सामने, लंबी बातचीत किया और मोहम्मद अली जिन्ना से जब माउंटबेटन मिला तो लगा कि हो सकता है कि मैं तीनों की बातों को बताऊंगा तो शायद जिन्ना का मन पलटी मार जाए। तो कितना भी उल्टी बातें, सीधी बातें, घुमा की बातें, इधर की बातें उधर की बातें करो, गर्लफ्रेंड कभी उल्टी बात पे उलटती नहीं, वो तय तो तय। हाँ, इस बात तय है मोदी तो मोदी तय है, वोट हम किसी देंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे तलाक देना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी इस बात चुनाव में, चाहे वोटवा दिए वो नहीं कि चाहे जो वो कर ले हो मोदी जी को, ऐसा भी था, ऐसा मत सोचिएगा। तो इसे जिन्ना के दिमाग में था कि चाहे जो हो जाएगा हम पाकिस्तान मुझे चाहिए, बस विभाजन चाहिए। क्या कहा इसने, कहा कि वह समय बीत गया जब मुमकिन था कि हम मान जाते, वो समय था नहीं समझ पा रहे थे, तब मुमकिन था कि हम मानते आपकी बात, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मुझे विभाजन ही चाहिए और इस समस्या का हल ही क्या है, विभाजन है और कुछ नहीं है। अब गदर 1 गदर 2 देख सकते हैं आप, तो कहानी उसी पे है ही, 30 जून 1948 कहानी है पूरी। वो भाई वो 1948 की पूरा चल ही रहा, उसमें मार काट है, आप देखिए कहानी को पूरी। तो जब वो चले गए, कौन उठ के, जिन्ना भी कहा के चले गए हमको बस यही चाहिए, हम मानेंगे नहीं। तो समझ के बहुत जिद्दी इंसान है। तो जिद ऐसा नहीं है, जिद तो आजकल ये जिद्दियाना में रिचार्ज नहीं हो पाया सोना का, तो ये समझ लो पोर्ट करना पड़ेगा नंबर कहीं और, ये समझिएगा बात। अभी एक आजकल यूट्यूब पे किसी वीडियो था कि उसमें ये चीज़ कहना चाह रहा था, कितनी टेलीकॉम कंपनियों ने इतना रिचार्ज को महंगा कर दिया है और जिद करके कह दिया नहीं हमका 84 दिन का वैलिडिटी जियो का चाहिए, और मान लीजिए ना हो उसके पास बैलेंस, तब क्या होगा 84 डेज का, और जिद कर लिया पाकिस्तान चाहे, वैसे वो जिद कर ली कि 84 डेज जियो का रिचार्ज चाहिए, कितना 1.5 GB पर डे डेटा चाहिए मुझे, कहाँ हमका कोटा पूरा कर रखा अपन, 2 GB है 1.5 है 1.5 होगा। जैसे वो जिद्दी आएंगे तो जा समझ आएगा नहीं सिस्टम बना, तो माउंटबेटन वहाँ नहीं है, माउंटबेटन शादी में बिजी है आजकल, क्योंकि शादी चल रहा है ना, तो बिजी हुए रेट घटेगा नहीं, तो आपको फिर MNP करवाना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प का सही नहीं। तो यहाँ माउंटबेटन ने कहा हे भगवान, मतलब अपने शब्दों में कहा माय लॉर्ड, तो कहा हे भगवान, इतना बदतमीज जो ऐसा व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं। जो कहा कि हे भगवान, यह कैसा आदमी है, यह बर्फ की चट्टान है जो सारी मुलाकातों, तो मैंने इतनी कोशिश कर ली थी मुलाकातें करके, किससे, गांधी से, पटेल से, नेहरू से, उन मुलाकातों में भी ये ऐसा ठोस बर्फ बन गया कि पिघला ही नहीं। माउंटबेटन को दुख हुआ था जिन्ना के निकलने के बाद वायसराय भवन से, मतलब अपने कहा कि माय लॉर्ड ऐसा क्या है, ऐसा कैसा कि मतलब ऐसा ठोस बर्फ का चट्टान है कि मैं लाख कोशिश कर लिया इसे पिघलाने की, तो पिघला ही नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। तो सेम वही बात, 84 डेज का जब नई सिस्टम बन रहा है और नहीं उतना 899 रुपये है रिचार्ज का, तो बस एक MNP करवाओ, चलो BSNL में 449 में निपटाएंगे 90 दिन सीधा, तो 6 दिन तुम्हें और मिलेगा। तब तक सोना समझ नहीं पाएगा कि 84 यानी 6 दिन ज़्यादा हो, फायदा है उसको ही ना समझ में, नेटवर्क रहे कि ना रहे ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो 6 दिन का लालच दिया, MNP हो जाएगा। तो वही अब माउंटबेटन मजबूर, कहा ऐसा है कि भैया अब हो गया हद, अब हम क्या करेंगे, अब
सारी मीटिंग फिनिश, यानी किसकी, माउंटबेटन मिला नेहरू से, गांधी से, पटेल से, जिन्ना से, और फिर चले गए वायसराय भवन से, कहाँ, शिमला। क्योंकि जो अंग्रेज जो भी रहते थे, अधिकतम अधिकारी या वायसराय होते थे, उनका जो आवास था वो शिमला होता हुआ करता था, क्योंकि ऊंचाई पर हमेशा वो ठंडा रहता था, यही कारण से वो लोग वहाँ रहते थे। तो अभी भी उनके बहुत सारे भवन वहाँ बने हुए हैं। आप मसूरी में जाइए, वहाँ मिलेंगे एकदम गगनचुंबी, मसूरी के बिल्कुल चोटी पर आपको मिलेगा अंग्रेजों का आवास। अभी वैसी बिल्डिंग वहाँ मिलेंगी नहीं, कोई नहीं रहता, अब कोई रहेगा क्या हो। और यहाँ क्या कहते हैं आप, यहाँ देखेंगे हिमाचल में तो शिमला, वहाँ भी तो शिमला चला गया, वहीं नेहरू को निमंत्रण दिया, कहा नहीं आ जाइए। उसने कहा कि देखो भाई, कोई अब ताकत नहीं कि बचा ले भारत को, विभाजन होकर रहेगा, तो जिन्ना मानते नहीं। नेहरू को बुलाया उन्होंने, और अब की बार क्या कहा पटेल को लेके आओ। अब की बार नहीं बुलाया था, कहा कि पटेल को भी लेके आओ, यानी माउंटबेटन ने शिमला में इन सबकी मीटिंग खत्म हुई, बुलाया किसे, नेहरू जी को, और नेहरू जी के साथ पटेल जी को स्पेशल निमंत्रित कर दिया कि उनको जरूर लेके आना। तो नेहरू और पटेल जा रहे थे एक साथ में, तो क्या ऐसा है, ऐसा करते हमारे यहाँ सिख जनसंख्या अधिक है, लाओ सिखों के नेता हमारे बलदेव सिंह, उनको भी टांग लेते हैं। तो बलदेव सिंह, पटेल जी, नेहरू जी, तीनों लोग गए शिमला, और वहाँ बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि, नेहरू से कहा कि अब बात नहीं बन पाएगी, विभाजन होगा, और मेरी भी मजबूरी, में जल्द निर्णय करना है, क्योंकि मेरे पर दबाव है, और आपको इस पर आपको भी निर्णय करना होगा। तो पटेल जी ने कहा कि ठीक है, अब क्या होगा, अब पाकिस्तान बनेगा। और उन्होंने जब पटेल जी ने मोहर लगा दिया, क्योंकि पटेल जी जब कुरैशी और जिन्ना, माउंटबेटन और नेहरू पटेल की बात हुई थी, तो उसमें कुछ बातें ऐसी भी थी जहां अंग्रेजी, हिंदी और हिंदी की बात थी। जो ट्रांसलेटर था उसने गेम कर दिया उसी समय बात करते हुए, और नेहरू कुछ बोल नहीं रहे थे, जिन्ना बोल रहे थे, नेहरू सुन रहे थे। पटेल जी गुस्सा होकर चले गए थे बाहर, कहाँ से, उस आवाज़ से, वायसराय के। फिर उसके बाद दोबारा लौट के आए, उन्होंने अपना गमछा फेंका और कहा कि ऐसा विभाजन हो, कब जा रहे हैं। नेहरू का उठो, चलो विभाजन होना तय है, अब जितना रक्तपात होना हो जाने दो, निपट लेंगे। उसके बाद बलदेव सिंह, सब लोग साथ में चले आए। जब नेहरू और पटेल और कौन, बलदेव सिंह, इन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया विभाजन होना ही होना है, तो गांधी जी ने भी अंततः स्वीकार कर ही लिया। कौन, पहले गांधी जी नहीं तैयार थे, लेकिन गांधी जी को समझाया इन लोगों ने, पटेल जी और नेहरू जी ने, ये मजबूरी है। तो गांधी जी का करो भाई, क्या करोगे। अंततः ये कहा जाए, विभाजन का विरोध गांधी भी नहीं किए, छोड़ दिए, ठीक है। गांधी कुछ गलतियां रह गई, उन्होंने कुछ 1000 करोड़ किसे देने के लिए, पाकिस्तान बने तो उनको दे दो। ये कहा गया था कि हिंदू हिंदुस्तान है, मुस्लिम पाकिस्तान में, ये कहा दिया गया था। गांधी ने कहा जेके में जहां वहां रहना हो रह लो। अब गदर मूवी वहीं शुरू है, वहीं तो गदर है। हिंदू की संख्या कम हो गई। हाँ, और ये समस्या क्या होगी, अगर मुसलमान यहाँ चले जाते, मतलब उनका अलग अलग हो गया होता, तो मुझे लगता है कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं हमारे देश में। जो संप्रदाय के आधार पर राजनीति आज हो रही है, वो शायद ना होती, कुछ तो राहत होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका हक नहीं है, क्योंकि यह देश गुलाम जब था तो हिंदू मुसलमान, सिख हों और पारसी हों, सब लोग मिलकर लड़े थे देश को आज़ाद करवाने के लिए। वो देश उनका भी उतना है जितना हमारा है, कोई सी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि उन लोग आंदोलन किए हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ है। वो तो वैसे भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं। औरंगजेब ने, यानी मुगल काल में बहुत सारे ऐसे शासक जिन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है, तो वैसे भी तो मूलतः यहीं के हैं वो। अब सोच उनकी बदल गई है। तो कहा कि माउंटबेटन का देखिए मानेंगे नहीं। तो माउंटबेटन ने क्या किया, एक जो है योजना बनाना शुरू कर दिया। कहा कि ये योजना मुझे बनाना पड़ेगा। अब चूंकि माउंटबेटन प्लान पे हम आ गए यहाँ, है ना, बातें खत्म, अब प्लान शुरू। अब वो कह रहा है क्या प्लान करूं मैं, कौन, माउंटबेटन। अब तो विभाजन करवाना है देश का। भाई कोई मान नहीं रहा है, अब वो नहीं मानेगा तो क्या करोगे। अगर कोई समझाए थी मान लो कि ऐसा है कि तुम्हारा 419 नुकसान होगा, 899 वाला ज़्यादा अच्छा है, जहाँ जहाँ रहोगे वो आश्रम टॉयलेट कहीं भी रजाई गद्दे नीचे रहोगे,
वीडियो कॉल हो जाएगा, BSNL नहीं काम कर, नेटवर्क फेल हो जाएगी, तो हो सकता है ना माने भाई, नहीं MNP करवा पाओगे, यही तो कहानी है। कोई तरह सेम है कि आजकल क्रांति है किसका, मोबाइल सिम की क्रांति है, BSNL की क्रांति आ गई है। हाँ, इस समय इतना एक दिन में 1 करोड़ लोग MNP करवा रहे हैं, ये दशा है। तो वही अगर समझ गए कि हाँ, लेकिन भाई BSNL वादा कर दिया, कहा डरो नहीं, 419 में बहुत कुछ देने वाला ही, चूँकि 5G सेवा हम देने वाले हैं, तो समझा ले गया तो सोना सेटअप है, नहीं तो 899 महंगा है। तो ऐसे है यहाँ, माउंटबेटन समझा के हार गया, किसे, जिन्ना को, जिन्ना नहीं माना तो क्या करे, तो मजबूर है ना भाई। देखिए आप जिद कर लेंगे तो कोई कुछ कर पाएगा। छोटा बच्चा लॉलीपॉप की जिद करता है तो जमीन पे लौटना शुरू कर दिया, पैसा है ना है तो क्या कर, देना उलना पड़ेगा ना। आप नहीं दिलवाएंगे, दूसरा कोई आके तरस कर दिलवा जाएगा भाई। जब वो जमीन पे लेट रहा है, छोटे बच्चे जाते हैं मॉल में, सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ खाने पीने नहीं इकट्ठा, टेडी बेयर इकट्ठा कर लेंगे। जो सबसे बड़ा कार्टून रहेगा टेडी बेयर, उसको रख लेंगे, और महंगा रहेगा, बजट बहुत माताएं अपना बजट चेक करती जाती हैं, 899 का क्या करें, एक छोटा टेडी बेयर लेना है, वो जिद बढ़ चुका है। एक तो लड़के बच्चों को वहाँ लेके चले जाओ जहाँ पे वो आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी चलती हैं, अगर वहाँ लेके चले गए तो समझ जाओ कि अब आप लौटोगे नहीं, खाली लेना ही पड़ेगा। वो जाके बैठ लिए तो बैठ लिए, अब वो हमारी है, बात खत्म। तो ऐसे जिन्ना कहानी है, जिन्ना कहा कि बात हम कह दिए तो कह दिए, बात खत्म, अब तो पत्थर ही लकीर है। गांधी जबकि कहे चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि कभी कभी एक सवाल उठता है कि जो माउंटबेटन ने प्लान बनाया था, इसे कहा जाता है डिक्की प्लान। ऐसा क्या कारण है, ये डिक्की प्लान क्या भाई, डिग्गी तो गाड़ी में होता है, हाँ, सारा गिफ्ट भर के ले जाए देख बदे, यही तो होता है। तो कहा डिक्की प्लान, हमने कहा था इसे कई नाम हैं माउंटबेटन प्लान के। मन बांटना मतलब मन बांट ही दो, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मन नहीं मिला तो अलग हो जाएंगे। कहते हैं कि विचारों का मतभेद कोई मतभेद नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन अगर मन का भेद तो सारी ताकतें खत्म। समझ गए आप। तो कहते हैं ना आपकी बनाया योजना, रोज बैठ के सुबह अपना पेंसिल उठाया और चार्ट पे काम करना शुरू किया, भौगोलिक चीजों को देखते हुए, भौगोलिक सामाजिक चीजों को देखते हुए माउंटबेटन ने बनाया प्लान। और प्लान क्या कहलाया, डिक्की प्लान। किसका, योजना क्या कहलाई, भारतीय स्वाधीनता की डिक्की योजना। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता भारतीय स्वाधीनता की डिक्की योजना। अब उसने योजना बनाना शुरू कर दिया, कई दिन लगे उसे बना लिया, अपने साथियों को बुला लेता था नाश्ते पर, कौन, बीबी मेनन भी रहते थे साथ में, ICS जो भारतीय ICS थे, सबको बैठा करके टेबल के पास और अपना योजना बनाता था। रोज उसमें चल रहा है, मैपिंग कर रहा है, मैपिंग करते करते उसने, अब मैपिंग में क्या होता था कि बहुत सारे कर्मचारी होते थे, सब लोग अपना विचार व्यक्त करते थे, लेकिन जैसे होता ना कि क्रिकेट टीम 2 हैं, 11 उधर 11 उधर, जिताएगा कौन। अब ऐसा तो है कि सूर्य कुमार यादव साहब की बार 2020 मैच में, वो विश्व कप था क्या, उसमें वो एक कैच ले लिए थे अंदर बाहर होकर के, वाह भाई। ऐसे कलाकार पटेल रहे, कहे थे घबराओ नहीं नेहरू, कहे थे धीरे से, ये तो कह रहे हैं कि हाँ JK मनोज जहाँ चल जाए तो निजाम से ना डरा, हम निपटा दे, टेंशन ना लो। किसने कहा दिया था, ये पटेल ने, नेहरू पहले कहा दिया था, जितना बिखरा सब लूट लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यानी टेंशन इस बात का मत लीजिए, विभाजन होने दीजिए। जब नेहरू टेंशन में आए विभाजन हो जाएगा, तो रियासतें कुछ ऐसी थीं जो पाकिस्तान के पक्ष में थी, तो उनका क्या होगा, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर विवाद, कश्मीर का, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा। तो पटेल जी बाहर जब आए तो उन्होंने कहा कि परेशान मत होइए, निपटा देंगे, निपटा तो दिए ही। जैसे कभी कभी कुछ बातों में देखा जाए, वर्तमान हमारी सरकार में कुछ एक दो ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं निपटा देंगे, तो आज तो निपटा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे उस समय भी वो कह सकते हैं पटेल से मिलता जुलता हमारे यहाँ जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, ये नहीं कहूँगा कि वो सरदार पटेल जैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ तो चीज़ें उनकी इनके अंदर हैं, जो वर्तमान के होम मिनिस्टर हैं, पटेल जी के कुछ ऐसे गुण तो हैं ना उनमें कि कुछ ऐसे निर्णय करते हैं कि निपटा देते हैं। तो वैसे ही पटेल जी ने कहा मेरे से, भाई निपटा देंगे, टेंशन मत लो, निपटा लेंगे। तो
डिक्की प्लान बनने दो, जो प्लान बनाना बना ले सब। अब प्लान तैयार हुआ, हमने कहा कि 2 टीम खेल रही हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 2 क्रिकेट टीम, 11 प्लेयर वहाँ 11 प्लेयर वहाँ। अंपायर माउंटबेटन। ये डिक्की प्लान में अंपायर कौन है? माउंटबेटन है ना, और कौन? वही तो है। अब किसी को तो विकेट गिरेगा ना, लेकिन यहाँ वो जानता था माउंटबेटन, मिटेगा कौन? पाकिस्तान। क्योंकि डिक्की प्लान के में रिमार्क कर दिया था उसने, ये कहा था कि विभाजन का सबसे बड़ा दंश अगर कोई झेलेगा तो पाकिस्तान हमेशा क्या रह जाएगा? इट्स ए बेगिंग स्टेट बन के रह जाएगा, यानी एक भिखारी देश रह जाएगा। उसने कहा था, क्योंकि जानता था कि वो संसाधन वहां नहीं है जो भारत में है। विभाजन का जो हिस्सा था, भारत की उपजाऊ भूमि थी, यहाँ सोना था। कह दिया था इस बात को कि बस अनायास से कर रहे हो तुम, और उसका प्लान बना लिया। तो उसी का लोग कहते हैं क्या? डिक्की बर्ड योजना या वर्ड योजना, कई नाम से बोलते रहते हैं। अब कैबिनेट मिशन से मिलता जुलता, कैबिनेट मिशन ने जो प्लान बनाया था, आप याद करिएगा 1946, यानी कैबिनेट मिशन से मिलता जुलता प्लान ही कौन सा है? ये भी है डिक्की प्लान। किसका? माउंटबेटन का। डिक्की वर्डे प्लान लोग कहते हैं इसको। वो भी कहा था भारतीय संघ बना दो भाई, प्रांतों को जोड़ो, भारतीय संघ बनाओ, इनका मन नहीं मिला था तो उनका अलग कर दो। किससे? नेहरू जी से बार बार कहते थे माउंटबेटन। जैसे नेहरू जी मानना नहीं चाह रहे थे, सही चीज़ है, नेहरू जी अंतिम तक नहीं माने हैं, गांधी भी नहीं माने हैं, लेकिन पटेल जी भी जिद में आ गए थे कि बार बार किसी को तेल मालिश मत करो, बहुत बटरिंग हो गई, नहीं मान रहा है, और कैंसर से पीड़ित खुद है, फिर भी शहंशाह बनने को बेताब है। आखिरकार मर ही गया ना, कैंसर उसको था, जो सही चीज़ें था। वो खाली बस अपना ईगो था, उसी ईगो में वो बन गया क्या? पाकिस्तान का चीफ, और चला गया। लेके चलिए, अब नेहरू जी को फिर बुलाया गया। किसने बुलाया? माउंटबेटन ने। कहा शिमला चले आओ, प्लान रेडी। डिक्की प्लान रेडी हो गया था, और शिमला बुलाया गया। किसे? नेहरू जी को। कहा शिमला बुला के ये कहा कि अब की बार हम जो प्लान आपको दे रहे हैं, मैं आप मेरे मेहमान हैं अब, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, आप आइए, मेहमान नवाजी करूंगा, ही नहीं कि प्लान दो दे। कहा आइए, आपकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा। मेहमान के तौर पर बुलाया किसे? नेहरू जी को, और रख दिया डिक्की प्लान उसी मेज पर। कहा चाय पीते हो देख लो। नेहरू जी गुस्सा हो गए कि वाह, इसी लिए मेहमान बना के बुलाए हो। उठाए क्या? पूरा उनका रिपोर्ट जो बनाए थे, मैपिंग किए थे हिंदुस्तान का, उठा के फेंक दिए, मेज से बाहर जाके गिरा। मेज उठाया और फेंक दिया, नीचे गिरा। और नेहरू जी ने कहा कि क्या कर रहे हो हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का बालकनीकरण कर रहे हो, तुम तो छोटे छोटे जिले को देश बना रहे हो। नेहरू जी गुस्सा हो गए। मेरा कहने का मतलब यहाँ यह है, नेहरू जी विभाजन नहीं चाहते थे, राजनीति लोग करते रहे, वो बातें वहाँ दूसरी हैं। उन्होंने कहा कि बालकनी बनाने आए हो क्या? कितने चल रही एसी, चेक करो जरा। तो उन्होंने क्या किया? ये चीज़ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, आपने ये जो रिपोर्ट तैयार किया ना, प्लान बनाया, इस पे संघर्ष बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब माउंटबेटन प्लान को फेंक करके चले आए कौन? नेहरू जी। अब तो चले आए, लेकिन करोगे क्या? वायसराय है, उसे रिपोर्ट देना है। किसे? क्लेमेंट एटली को। और उस समय सम्राट कौन है? पंचम को नहीं, खष्टम को आना चाहिए वहाँ, है ना, जहाँ तक है कि वही होंगे। ठीक, हाँ, खष्टम मतलब छठे। अरे बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिक्की प्लान कहिए चाहे माउंटबेटन प्लान कहिए, 3 जून 1947 को प्रेजेंट किया गया। ये ध्यान रखिएगा, 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। और जैसे प्रस्तुत किया गया, इसको नाम क्या दे दिया गया? डिक्की योजना से क्या बन गया? 3 जून को ये डिक्की योजना से बन गया ये माउंटबेटन प्लान। और फिर क्या बन गया ये? इसका एक नाम हो गया मनबाटन योजना। आप गांव में देखते होंगे,
जब कोई बंटवारा 2-3 भाइयों में फंसता है तो उसमें से एक भाई ऐसा होता है जो निहायत ही निकम्मा होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। 2-1 तो सुनेंगे, मान जाएंगे, लेकिन उसमें से एक ऐसा होगा जो किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनेगा, एक एक इंच के लिए बवाला मचाया रहेगा, ये जाने रहिएगा। वो अब फंस भी जाएगा बाद में, अगर वो ऐसी जगह ही ज़मीन लेगा जहाँ हमेशा विवाद में रहे हो, एक इंच नाली का पानी उतर जाएगा तो बवाला मचाएगा हर बरसात में, ऐसा आप देख सकते हैं। तो मन बट गया ना, तो ऐसा है मन बाटन योजना। किसी ने कहा भैया डिक्की प्लान, माउंटबेटन प्लान, मनबाटन प्लान, अरे भाई ये डिक्की के नाम और है। 3 जून की योजना, वाह, जो 3 प्रेजेंट किया गया था। अब योजना में क्या था भाई, योजना में क्या क्या रखा गया, ये सबसे बड़ी बात की जो प्लान था जिसे फेंक के कौन चला गया था, नेहरू जी। अब वो डिक्की प्लान प्रेजेंट है 3 जून को, तो इस डिक्की प्लान में क्या क्या बातें थी, कुछ शब्दों में बहुत शार्ट में हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं अधिक, हम आपको सिर्फ बताते रहेंगे और कुछ पॉइंट जरूर दे देंगे। इस प्लान में क्या आ गया, सबसे पहले किसने, उसने कहा, माउंटबेटन ने कहा, अपने उस योजना में बताया क्या, भारत का विभाजन अनिवार्य है। अब आप खुद ही सोचिए, इतने लोगों से बातचीत किया, कोई रिजल्ट नहीं आया तो अनिवार्य हो गया ना। अब कोई विकल्प तो था नहीं, कोई विकल्प जो दिया भी तो कोई मानने तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक भी कह दिया गया था कि बना दो, किसे गा देने का पहले उन्हें बना दो, जिन्ना के अगर वो शौकियाना है तो उन्हें राष्ट्राध्यक्ष बना दो, कोई समस्या नहीं है, तब पर भी नहीं माना। ये बात जिन्ना से कहा था किसने, माउंटबेटन ने। जिन्ना का नहीं, हमें अपने लोगों के लिए अपना अलग देश चाहिए, जहाँ खाली एक ही चीज़ जो है बस, मतलब एक धर्म बस। ये मुस्लिम लीग का बनना इस देश के लिए अच्छा नहीं था। वो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार भारत सरकार ने 1909 के दौरान दिया जाना भी ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं इसकी नींव वहीं पड़ी हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। वो भी मिंटो ने बुलाया था शिमला में, आगा खां मिलने चले गए थे। उस कहानी को आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे, रिवर्स होंगे तो आप समझ जाएंगे, बड़ी दुखद बात है ये। नहीं, विभाजन की नींव तो वहीं पड़ गई थी जब 1905 में कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था। उसे बंगाल को नहीं बांटा था, हिंदुस्तान को बांटा था, उसकी जड़ तो वहीं है, वहीं कर दिया था। मन बांटा वही था, इन्होंने नहीं बांटा, माउंटबेटन ने। चलिए, उन्होंने कहा कि अनिवार्य है। ये भी कहा कि बंगाल और पंजाब, उसकी योजना में क्या था, बंगाल और पंजाब। कहा कि बंगाल और पंजाब में क्या है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये यहाँ कौन लोग हैं, मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। तो यहाँ क्या किया गया, वो कहा कि उन हिस्सों में क्या करना है कि बैठकें करना है, और बैठक करके उनसे वोटिंग करवाना है कि कौन लोग पाकिस्तान में जाएंगे, कौन लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। ये 2 स्टेट मुख्य थे। अरे यही बंगाल, ममता वाला, वही बंगाल की बात चल रही है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि हिंदू मुसलमान दोनों हैं, कैसे मैनेज होगा। तो उसने ही कहा कि भाई देखिए, बहुमत के आधार पर देखा जाएगा किस प्रांत में लोग मतदान करें, और अगर अधिक मतदान करना जिसमें जाएंगे उस हिसाब से निर्णय कर देंगे हम। अगर अधिकतम लोग किसके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में होंगे तो वहाँ चले जाएंगे, और अधिकतम हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदुस्तान में रह जाएंगे। बंगाल पंजाब हिंदुस्तान का ऐसे हिस्सा बना हुआ है। पंजाब वही गदर जो मचा दिए हैं, पंजाबी जान रहे ना। तो पाकिस्तान ने पंजाब भी गया, हाँ, पंजाब का हिस्सा गया हुआ, बंगाल नहीं गया बेटा। पूर्वी पाकिस्तान, अरे वो तो बांग्लादेश में गया तो गया, लेकिन बंगाल बच गया, समझे नहीं। वो जा रहा था, कौन, पूर्वी पाकिस्तान नहीं, वो बांग्लादेश, यही जा रहा था, वेस्ट बंगाल। तो कहा बहुमत से आधार पे मान लेंगे हम। ये भी कहा कि मान लो विभाजन हो गया, विभाजन हो गया
तो संविधान सभा में मान लो कोई प्रांत चला गया पाकिस्तान में, तो संविधान सभा में वो शामिल होगा नहीं होगा, चाहे तो शामिल हो और चाहे तो अपना अलग, मतलब जो अलग हो जाता है देश तो अपना खुद का संविधान बनाए, चाहे उसी में शामिल होके अपने लिए भी उसी संविधान को अडॉप्ट कर जाए, ये उसने कहा। फिर क्या कहा, सिंध की मांग पाकिस्तान कर रहा था, कहा मैं सिंध प्रांत चाहिए, और सिंध का अधिकतम हिस्सा चला गया है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, भारत में नहीं, ठीक है। कहा कि सिंध की विधायिका संपूर्ण रूप से बैठक करेगी और दिल्ली के जो संविधान सभा है वो इस बात को तय करेगी कि मतलब दोनों, दिल्ली में जो संविधान सभा इस समय बैठक कर रही है वो, और जो क्या कहते हैं सिंध की विधायिका है, दोनों ये बात तय करेंगे कि सिंध कहाँ होगा। तो लेकिन अधिकतम शक्ति किसके पास, सिंध की विधायक के पास थी, इसीलिए कहाँ चला गया सिंध, पाकिस्तान। सिंध चला गया पाकिस्तान, लेकिन कुछ हिस्सा बचा रह गया हिंदुस्तान। ठीक, अब क्या कहा, असम में सिलहट जिला है। उसने कहा कि देखिए असम का जो मामला है, सिलहट में ज्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो वहां हम जन्म संग्रह करवाएंगे कि सिलहट बंगाल में जाएगा या पाकिस्तान में। समझिएगा, बंगाल भारत का हिस्सा था ना, बस वही इसके लिए जन्म संग्रह करवा दिया। ऐसा नहीं, इसने बहुत विचार किया था, नहीं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, हो गया होता। ये मत सोचिएगा, आज भी लोग कोशिश करते हैं, अभी भी जब कोई धर्म और जात के नाम पे वोट मांग करके और अपनी बात करता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। उसने शायद इतिहास को पढ़ा नहीं है, कितना संघर्ष, कितना लड़ाई लड़ी गई है, तब हिंदुस्तान को एकजुट किया गया। और कुछ जात के लोग आएंगे, कुछ धर्म के लोग आएंगे, कहेंगे हमको अलग राज्य बना दो, हमको अलग जिला चाहिए। बताइए, मतलब जितने यही तो कर रहे हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो यही कर रही, गलत है, सही नहीं। फिर बात ये हुआ कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी बलूचिस्तान कहा गया, क्या उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, इसके लिए भी क्या करेंगे, जन्म संग्रह करवाएंगे। और ये दिल्ली के साथ रहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो ये लोग, संख्या हिंदुओं की कम थी, तो जन्म संग्रह जब हुआ तो उसमें पाकिस्तान के साथ चले गए। लेकिन दिलो दिमाग से आज भी बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोग किसे मानते हैं, हिंदुस्तान को। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हिंदुस्तान के और मिठाई बढ़ती कहाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, उसकी बात हो गई। जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, मतलब उसका हिस्सा, दोनों अलग अलग बात की जा रही है। उत्तर पश्चिम का मतलब अगर ये देखा जाए तो आपके ऊपर का हिस्सा, यानी भारत में अगर देखेंगे ये ऊपर का हिस्सा, यानी कि कहाँ, जम्मू कश्मीर है ना पूरा वो। और अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एक राज्य है, उन दोनों की बात किया जाए तो ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था उससे भी कहा गया कि आप विचार कर लीजिए कि आप किसके साथ रहेंगे, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। तो जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था उसे कैसे निर्णय कर ले, वो कहाँ पर है, वो तो यहाँ है ना, और भारत तो यहाँ है। तो उसकी एक मजबूरी हो गई कि हम कहाँ जाएं तो जाएं, वहीं रह गया वो, क्योंकि भारत कुछ उसके लिए कर नहीं सकता था, इसीलिए वहीं रह गए पाकिस्तान में। ये भी कहा कि भारत के जितने दल हैं वो राजनीतिक समस्याओं का समाधान बातचीत से निकाल लें, नहीं तो हम कुछ और करेंगे। किसने कहा, माउंटबेटन ने। ये सब बातें हो गई सारी की सारी, और इसी योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947, इस योजना के अकॉर्डिंग कब, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या कर दिया गया था, पारित करवा दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जून को पारित करवा दिया। अब ये पूछा गया है प्री के एग्जाम में कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे 18 जुलाई 1947।
ये ध्यान रखिए, सवाल पूछा गया एग्जाम में, अक्सर कंफ्यूज करवा देता है। अब क्या है, हो गया। अब इस अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत अब क्या होगा, देश आज़ाद होगा ना, विभाजन भी हो जाएगा इसी अधिनियम के तहत। ये तो योजना थी, इसी अधिनियम के तहत कब 14-15 अगस्त 2 देशों का उदय हुआ। यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान, दोनों एक क्या बन गए, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। कौन कौन, 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता पाकिस्तान, 15 को हम मनाते हैं। यानी 14 को पाकिस्तान क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान देश का उदय हो गया, और 15 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया का उदय हो गया, यानी भारत का उदय हो गया, दोनों का। और ये बात किसी ने कहा था कि रात के 12 बजे, बहुत अच्छी बात कहा नेहरू जी ने, JL नेहरू ने क्या कहा कि 14 अगस्त 1947 रात के 12 बजे, उन्होंने क्या कहा था, रात के 12 बजे, यानी कि जब टाइम 00, हाँ ये ध्यान रखिएगा आप, 00 होगा तब उसी समय नियति से मिलन होगा, जो निश्चित है, जो होना पहले से तय है। यानी 14 अगस्त 12 बजे नियति से मिलन होगा, यानी कि रात को जैसे 12 का घंटा बजेगा, जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तो भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा होगा। ये नेहरू का स्टेटमेंट है, इसे मैंने लिखा है 14-15 अगस्त। तब क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम भी हो गया आपका, बात हो रही थी हमारी आपकी, यही सब बातें इसमें रख दी गई थी, है ना। और अब भारत क्यों आज़ाद हुआ, इस पर कोई बात नहीं करना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, भारतीय संविधान। यहाँ तक बातें हमारी आपकी हो गई। अब यहाँ बचा क्या है, कैबिनेट मिशन ने कहा था अंतिम सरकार का गठन हो, उस सरकार को लेके बात हो रही थी, सरकार गठन भी है, मुस्लिम लीग वहीं से विरोध कर रही है, शामिल भी हुई, विरोध भी करती रही। बेवल योजना लेके आए, संविधान बने हिंदुस्तान में, उसको लेके विवाद हुआ, बेवल नहीं सफल हुई है, तो कौन आ गया, माउंटबेटन आए, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कर दी। अब लेकिन इसी के बीच में घटना और घट रही है। कैबिनेट मिशन के, जो कैबिनेट मिशन का जो टारगेट था, वो पहला टारगेट था अंतिम सरकार गठन करना, और दूसरा टारगेट क्या था, भारत के लिए क्या बनाना, संविधान सभा बनाना। संविधान सभा बनाना, और संविधान सभा बनने के बाद संविधान निर्माण की योजना बनाना, ये सारी बातें कैबिनेट मिशन में थी, तो उसकी जिम्मेदारी ये भी थी। तो हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस बात को ना भूलें, किस बात को, कि भाई देखिए, जब उसी कैबिनेट मिशन के बेस पर ही 9 दिसंबर 1946 को ना किसकी बैठक हो जाएगी, संविधान सभा की पहली बैठक होगी। यानी अब हमें बात करना होगा किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में, उसका गठन जानना है, गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, मुस्लिम लीग संविधान सभा के हिस्सा बनी नहीं बनी, इस सारी बातें होना, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, यानी ये सारी बातें फिनिश हमारी। अब हमारी आपकी बात किस पर है, संविधान सभा का गठन कैसे, संविधान निर्माण योजना कैसे, संविधान बना, ये सारी बातें। तो अच्छा लगे तो अपना सुझाव दीजिए, जो सुझाव देना चाहते हो लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। धन्यवाद।